नमस्ते दोस्तों। आज का डेट है 25 अक्टूबर 2023 और अभी हम डिस्कस करेंगे द हिंदू के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हिंदी में। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं कि आज के द हिंदू के न्यूज़पेपर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट न्यूज है। तो सबसे पहले एक वर्ल्ड लोकेशन डिस्कस करेंगे जो मैड्रिड है, ये स्पेन का पार्ट है। तो इसको भी अच्छे से डिस्कस करेंगे, स्पेन के सारे सराउंडिंग कंट्रीज को जानेंगे और यहाँ क्या क्या इंपॉर्टेंस है। स्पेन की जो राजधानी है वो मैड्रिड है, ठीक है। यहाँ की लगभग जो जनसंख्या है शहर में वो 3.4 मिलियन जनसंख्या है और यह यूरोपियन संघ का दूसरा सबसे बड़ा शहर है, ठीक है। और ऐसी बहुत सी चीजें जानेंगे, जैसे इसके आसपास में कौन कौन से कंट्री है। जैसे नॉर्थ में बे ऑफ बिस्के है, उसके बाद नॉर्थ ईस्ट में फ्रांस है, उसके बाद साउथ में अल्बोरन सी है, मोरक्को है। तो इस चीज को ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। अब अगला आर्टिकल जो है वो एक क्रॉसिंग लाइन बनाने की बात की जा रही है, एक रेखा पार करना, जिससे कि सरकार को नौकरशाही का राजनीतिकरण से बचाना चाहिए। अभी वर्तमान समय में जो 2024 में लोकसभा चुनाव आने वाला है, उसके लिए बहुत से ऐसे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं रूलिंग पार्टी के द्वारा, जिससे कि वो ब्यूरोक्रेटिक ऑफिसर्स को अपने पार्टीज के प्रचार में भी उपयोग कर सके। इसके लिए एक सेल्फी पॉइंट बनाने की बात की जा रही है। जो महत्वपूर्ण संग्रहालय हैं या म्यूजियम है, तो वहां पे एक सेल्फी पॉइंट बनाई जाएगी और उसके जो नियंत्रणकर्ता होंगे वो एक ब्यूरोक्रेट्स होंगे। तो इससे यहाँ पे ही बात कही जा रही है कि ब्यूरोक्रेट्स और सेना जो होते हैं वो निष्पक्ष होते हैं और उन्हें किसी भी तरह से राजनीतिक रूप में ढालना पूर्णतः लोकतंत्र के विचारों को धूमिल करने के बराबर है। यही बातें कही जा रही है यहाँ पे, तो इसको भी विस्तार से डिस्कस करेंगे। अगला जो आर्टिकल है चंद्रयान, ये दोनों आर्टिकल में लगभग कहीं ना कहीं से पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस दिखता है। जैसे चंद्रयान पर एनसीईआरटी की पठन सामग्री जो है वो पौराणिक कथाओं के साथ विज्ञान के मिश्रण से लोग नाराज हैं, क्योंकि जो अभी रूलिंग पार्टी है वो एनसीईआरटी में चंद्रयान की सफलता को आप दीजिए, लेकिन इसको माइथोलॉजी के साथ जोड़ना कहीं ना कहीं आप ये ऐसा बताया जा रहा है राइटर के द्वारा कि ये कहीं ना कहीं ये भगवाकरण और बीजेपी का प्रचार है, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक पॉलिटिकल एंगल दिखाया जाता है, इसको भी विस्तार से पढ़ेंगे। उसके बाद अगला आर्टिकल है जो भारत कनाडा में जो संबंधों में निरंतर तनाव आता जा रहा है, उससे क्या क्या मुख्य कारण है और इसको सुधारने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, इसको भी विस्तार से पढ़ेंगे और ये आज एडिटोरियल में है, ठीक है। अगला आर्टिकल जो है वो 31 वर्षों में अनेक एक्सट्रीम कंडीशंस आए हैं, जो नेचुरल डिजास्टर्स आए हैं उसको कैसे कैसे सुधारा जा सके और इससे लगभग 3.8 ट्रिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है। अभी वर्तमान समय में जो क्लाइमेट चेंज है उससे अनेक प्रकार के दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं, तो इसको भी विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं एक वर्ल्ड लोकेशन जो है मैड्रिड। मैड्रिड कहाँ है? मैड्रिड जो है वो स्पेन की राजधानी और सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर है। शहर में लगभग 3.4 मिलियन निवासी हैं और महानगरीय क्षेत्र की आबादी लगभग 6.7 मिलियन है। यह यूरोपियन संघ का दूसरा सबसे बड़ा शहर है और इसका महानगरीय क्षेत्र जो है वो यूरोपियन संघ में दूसरा सबसे बड़ा शहर है। नगर पालिकाओं में 604.3 किलोमीटर स्क्वायर भौगोलिक क्षेत्र शामिल है। आगे कहा जाता है स्पेन के बारे में, जैसे ये स्पेन का पार्ट है तो स्पेन को भी थोड़ा सा डिस्कस कर दिया गया है। तो स्पेन जो है वो यूरोप के इबेरियन प्रायद्वीप का एक देश है जिसमें विविध भौगोलिक और संस्कृतियों वाले 17 स्वायत्त क्षेत्र शामिल हैं। इसकी राजधानी जो है मैड्रिड है। इस राजधानी की बात की जा रही है, जैसे रॉयल प्लेसेज हैं मैड्रिड में और प्रोडो संग्रहालय है। इसका जो सांस्कृतिक धरोहर है इसको बहुत ही ज्यादा विख्यात रूप से प्रदर्शित किया जाता है, खासकर वैश्विक पटल पे। इसको बनाने वाले यूरोपियन मास्टर्स को भी बहुत ज्यादा सम्मान दिया जाता है। शेगोविया में एक मध्ययुगीन महल जो है वो मेनली ये क्षेत्र जो है स्पेन ये कल्चरल दृष्टि से बहुत ही महत्व रखता है, ठीक है। तो इसी कारण यहाँ पे एक मध्ययुगीन महल है जिसको अलक जार कहा जाता है और एक अक्षुण रोमन जल सेतु है। ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है आर्किटेक्चर के, ठीक है। उसके बाद कैटलोनिया की जो राजधानी है बार्सिलोना को एंटोनी गॉडी के सग्राट फैमिलिया चर्च, ये भी एक चर्च इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, सग्राडा फैमिलिया चर्च। जैसे सन की आधुनिकतावादी, यहाँ पे सन की नेगेटिव वर्ड होता है, मतलब कि बहुत ही अच्छा आकर्षित करने वाला आधुनिकतावादी स्थानों द्वारा परिभाषित किया जाता है। अब इसको मैप में देख लेते हैं। जैसे ये स्पेन है, इसकी राजधानी है मैड्रिड। इसके नॉर्थ ईस्ट में फ्रांस है, नॉर्थ में बे ऑफ बिस्के है, उसके बाद नॉर्थ
अटलांटिक ओशन है, ठीक है। तो यहाँ पे अटलांटिक ओशन है, याद रखिएगा। इसका जो रीजन है वो मेडिटेरियन सी में भी लगता है, ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो है वो मेडिटेरियन सी में है, ठीक है। यहाँ पे अल्बोरेन सी है, याद रखिएगा। और ये जो क्षेत्र है जहां से अफ्रीकन कंटिनेंट जुड़ता है, ठीक है, तो ये जिब्राल्टर का क्षेत्र है, ठीक है। इसी को कहा जाता है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, याद रखिएगा कि यहाँ से जुड़ता है यूरोप और अफ्रीकन कंटिनेंट। और इसके वेस्टर्न साइड में है पुर्तगाल, इसका राजधानी जो है लिस्बन है, याद रखिएगा। यही कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसे लगातार देखने से हमेशा याद रहेगी। एक और चीज है यहाँ पे बालेरिक सी, इस मैप में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। जिब्राल्टर जो है वो यूके का पार्ट है, ठीक है, याद रखिएगा। एक चीज और मैं बता दूं, सबसे ज्यादा टाइम जोन जो है वो फ्रांस में है, उसके बाद रूस में है। फ्रांस में लगभग 13 टाइम जोन है, ठीक है। और ये इसलिए कहा जाता है कि ये फ्रांस जो है इतना छोटा पार्ट नहीं है, इसके बहुत से कॉलोनीज हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे जिब्राल्टर जो है वो यूके का पार्ट है, उसी तरह बहुत से कॉलोनीज हैं पैसिफिक सी में खासकर, ठीक है। तो इसी के कारण वहां पे इसको कहा जाता है सबसे ज्यादा टाइम जोन जो है वो फ्रांस में है। तो ये चीजें याद रखिएगा। यहाँ पे एक रिवर जो है इब्रो रिवर, ये बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद टोलेडो रिवर, ठीक है। उसके बाद ग्वाडियाना रिवर, लियोन रिवर, डोरो रिवर। तो ये कुछ रिवर्स हैं जो इंपॉर्टेंस रखते हैं। मीनो रिवर, सिल रिवर, सिल रिवर, ठीक है। अब देखते हैं आगे, अगला आर्टिकल है, इसमें कहा जाता है एक रेखा पार करना होगा जिसमें सरकार को नौकरशाही का राजनीतिकरण करने से बचना चाहिए। द गवर्नमेंट शुड डिसिस्ट फ्रॉम पॉलिटिसाइजिंग द ब्यूरोक्रेसी। इसी में कहा जाता है राइटर के द्वारा कि केंद्र ने सभी विभागों से कहा कि वे 20 नवंबर से 25 जनवरी 2024 तक चलने वाली विकसित भारत संकल्प यात्रा, मतलब कि जो बीजेपी ने 8-9 साल में कार्य किया है उसको प्रचार करेंगे, ठीक है। मेनली इसका जो लक्ष्य है 2024 का जो लोकसभा का चुनाव है, तो इसी में कहा जाता है कि 20 नवंबर से 25 जनवरी तक ये विकसित भारत संकल्प यात्रा नामक रोड शो के माध्यम से देश भर के ग्रामीण स्तर तक अपनी उपलब्धियों को प्रदर्शित करने के लिए अधिकारियों को तैनात करेगा, ठीक है। यहीं पे ये मुद्दा सामने आया है कि जो अधिकारी हैं वो किसी भी रूप में राजनीति से जुड़े हुए नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे इसी के लिए विपक्षी पार्टी ने इसका विरोध किया है। तो यहाँ कहा गया है केवल पिछले 9 वर्षों की उपलब्धियों के बारे में 2014 में शुरू हुए बीजेपी के 2 कार्यकालों से मेल खाती है। तो यहाँ पे क्लियरली तो बीजेपी ने नहीं कहा है कि मैं अपना प्रचार कर रहा हूं, लेकिन यहाँ पे क्लियर बात है कि आप 9 वर्षों का जो आप प्रचार कर रहे हैं वो बीजेपी के टेन्योर का प्रचार हो रहा है। यह अभियान सुविधाजनक रूप से लोकसभा चुनाव के लिए समयबद्ध है और जो अप्रैल और मई 2024 में होने की उम्मीद है। तो यहाँ पे कहा जाता है संयुक्त सचिव, निदेशक और उप सचिव को रोड शो के लिए रथ पे सवार किया जाएगा, ठीक है। तो यही बातें यहाँ पे कहा जाता है, जैसे कि ज्वाइंट सेक्रेटरी हो गया, डायरेक्टर्स हो गया और डिप्टी सेक्रेटरी, ये सभी भी अगर रोड शो में शामिल होंगे तो कहीं ना कहीं ये ब्यूरोक्रेसी का राजनीतिकरण को एक पूर्णतः संदेश दिखाता है, प्रदर्शित करता है। ये संकेत है कि ये नौकरशाही जो है इसे राजनीतिकरण किया जा रहा है रूलिंग पार्टी के द्वारा। आगे यहाँ पे कहा जाता है राइटर के द्वारा कि भारत की जो शासन की संवैधानिक योजना है वो राज्य की 3 शाखाओं पे मेनली है। तो यहाँ पे आगे बताया जा रहा है कि अलग से रक्षा मंत्रालय 822, अभी मैंने बताया था 822 सेल्फी पॉइंट बनाने की बात की जा रही है और उन जगहों पे बनाने की बात की जा रही है जहां पे लोगों की भीड़ ज्यादा होती है, जहां पे नागरिक जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर के साथ खुद को क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देश में पिछले 9 वर्षों के कार्यों को कैसे बढ़ावा दिया जाए इसकी विस्तृत जानकारी भी दी गई। यह निर्देश दिया गया है कि ये सेल्फी पॉइंट प्रमुख स्थानों पर स्थापित किए जाएंगे जहां अधिकतम लोग आते हैं, ठीक है। ये याद रखिएगा, ये उन स्थानों पर सेल्फी पॉइंट बनाने की बात की जा रही है जहां पे मैक्सिमम फुटफॉल, जहां पे अधिकतम लोग आते हैं और जनता का ध्यान आकर्षित करने की क्षमता होती है। तो जैसे कि इसमें कुछ चीजें जैसे बार मेमोरियल्स, मतलब कि युद्ध स्मारक, रक्षा संग्रहालय, रेलवे और मेट्रो स्टेशन, बस स्टेशन, हवाई अड्डा, मॉल और बाजार जैसे स्थान, स्कूल और कॉलेज, पर्यटन स्थान और त्योहार समारोह ऐसे स्थान हैं जहां ये सेल्फी पॉइंट बनाने की बात की गई है रूलिंग पार्टी के द्वारा। तो कांग्रेस के
जो प्रमुख नेता हैं मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में विपक्षी दलों ने नौकरशाही और सेना के इस निर्लज राजनीतिकरण के लिए सरकार की आलोचना की। तो यही बात कहा जा रहा है, जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट है अभी वर्तमान में मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने कहा है गवर्नमेंट फॉर दिस ब्रेजन पॉलिटिसाइजेशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी एंड द मिलिट्री, इसी का आलोचना की है। तो भारत के शासन की संवैधानिक योजना राज्य की 3 शाखाओं, यहाँ पे कहा जाता है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, स्कीम है फॉर गवर्नेंस, इसमें मुख्यतः सेपरेशन ऑफ पावर के लिए 3 स्तंभ दिए गए हैं, जैसे कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका के बीच सत्ता के पृथककरण की परिकल्पना की गई है और नौकरशाही और सेना के बीच राजनीतिक कार्यपालिका से पृथककरण की एक रेखा निर्धारित की गई है। तो यही बात कहा जाता है एंड ऑल्सो अ लाइन ऑफ सेपरेशन बिटवीन द ब्यूरोक्रेसी एंड द मिलिट्री फ्रॉम द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव व्हाइल बोथ द ब्यूरोक्रेसी एंड द मिलिट्री आर स्ट्रिक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ द, लेकिन यहाँ पे कहा जाता है कि जो नौकरशाही और सेना है, दोनों का जो कंट्रोल होता है वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा होता है, परंतु इनकी जो प्रवृत्ति होती है, इनकी जो चरित्र होती है वो पूर्णतः निष्पक्ष होती है राजनीतिक रूप से। ठीक है, तो आगे कहा जाता है कि हालांकि नौकरशाही और सेना दोनों ही पूरी तरह से राजनीतिक कार्यपालिका के नियंत्रण में है, लेकिन वे पक्षपातपूर्ण राजनीति से अछूते हैं। वास्तव में भारत में व्यापक चुनाव प्रक्रिया ने सिस्टम द्वारा मांगी गई नौकरशाही निष्पक्षता के कारण काफी हद तक अपनी विश्वसनीयता बरकरार रखा है। किसी भी प्रकार की घरेलू राजनीति में सेना की भागीदारी को अभिशाप माना जाता है। तो यहाँ पे कहा जाता है द मिलिट्रीज इन्वॉल्वमेंट इन एनी काइंड ऑफ डोमेस्टिक पॉलिटिक्स इज कंसिडर्ड एज एंथेमा। ठीक है, इसी को कहा जाता है अभिशाप। नागरिक और सैन्य अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने व्यक्तिगत वैचारिक झुकाव की परवाह किए बिना नागरिकों द्वारा चुनी गई सरकार के प्रति वफादार रहें। ठीक है, आगे कहा जाता है कि तत्कालीन निर्देश उन्हें सत्तारूढ़ दल के हितों के आगे बढ़ने में पक्षपातपूर्ण भूमिका के लिए मजबूर करते हैं। तो यहाँ पे कुछ बातें, यहाँ पे ही बात कही जा रही है कि ब्यूरोक्रेसी को कभी भी पॉलिटिसाइज नहीं किया जा सकता है। जैसे सेना का जो मिसयूज किया जा रहा है वर्तमान समय में चुनाव के लिए, या लोग प्रचार कर रहे हैं तो सेना का मिसयूज कर रहे हैं, तो ये भी नहीं किया जाना चाहिए। उसके बाद जनता जो है उसको जब भी वोट देना है तो वो प्रयास करे कि निष्पक्ष रहे और अपने भविष्य के बारे में सोच करें, अपने प्रतिनिधि के लिए किसी को वोटिंग करे। तो यही मुख्य बातें थी इस आर्टिकल में। आगे कहा जाता है यदि संस्थानों को कमजोर किया जाता है तो क्षति जो है वो अपरिवर्तनीय होगी, मतलब कि जो क्षति होगी वर्तमान समय में उसका विकास ही नहीं होगा। देश का जो विकास हो रहा है, अगर हम लोग इस तरह से कार्य करेंगे, अविवेकपूर्ण कार्य करेंगे और ब्यूरोक्रेसी को ज्यादा से ज्यादा पॉलिटिसाइज करेंगे, तो कहीं ना कहीं हमारे विकास में, देश के विकास भयावह रूप प्रदर्शित करेगा। अब समय आ गया है कि सत्ताधारी दल जो है वो राष्ट्र के हितों को खुद से पहले, यहाँ पे क्लियर कहा जाता है इट इज टाइम द रूलर पार्टी केप्ट द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन बिफोर इटसेल्फ, मतलब कि खुद के और खुद के पार्टी से पहले अब देश के हित के बारे में सोचना आवश्यक है और सभी सत्तारूढ़ पार्टियों को ये ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, अब समय आ गया है कि सत्ताधारी दल राष्ट्र के हितों को अपने से पहले रखे और जो उपदेश देते हैं उस पर अमल करें। ठीक है, जो चुनाव के समय वादे करते हैं उस पर अमल करें। यही बातें थी जो इस स्लाइड में ऑलरेडी क्लियर किया गया है। ठीक है, अब देख लेते हैं अगला आर्टिकल। अगला आर्टिकल जो है वो चंद्रयान, जो अभी सफलतापूर्वक साउथ पोल में मून के पहुंच गया और बहुत सी बड़ी उपलब्धि रही भारत सरकार के लिए। तो इसी के लिए एनसीईआरटी में चंद्रयान से संबंधित कुछ मटेरियल्स को इंक्लूड करने की बात की जाए, तो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स इशू है। ठीक है, तो यही बात कहा जाता है कि चंद्रयान पर एनसीईआरटी की पठन सामग्री जो है वो पौराणिक कथाओं के साथ विज्ञान के मिश्रण को लेकर नाराज हो रहे हैं अपोजिशन पार्टी। एनसीईआरटी मटेरियल ऑन चंद्रयान ड्रॉज इरे फॉर मिक्सिंग साइंस विथ माइथोलॉजी। यहाँ पे कहा जाता है कि स्कूली बच्चों के लिए चंद्रयान 3 पर एनसीईआरटी द्वारा सुझाए गए पठन सामग्री ने पौराणिक कथाओं के साथ विज्ञान के मिश्रण के लिए तर्कवादियों और शिक्षावादियों को नाराज किया है। ठीक है, क्योंकि कहीं से भी साइंस और मैथोलॉजी कभी भी एक नहीं हो सकती। यहाँ पे एक तो विश्वास की बात करते हैं, जहाँ धर्म जो होता है वो विश्वास की बात करते हैं और साइंस जो होता है, विज्ञान जो होता है वो एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं। ठीक है, साक्ष्य की बात करते हैं, तो इसे प्रूव करने की बात करते हैं, यहाँ विश्वास की बात। तो ये एक साथ दोनों नहीं आ सकते हैं। ठीक है, उनका यह भी तर्क है कि पठन सामग्री में
जो इसरो और उसके वैज्ञानिकों के योगदान के बजाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महिमा मंडन कीजिए। तो ये गलत बात है, क्योंकि जो प्रधानमंत्री का पद है वो कहीं ना कहीं देश के प्रतिनिधित्व का पद है, और जहां तक साइंस के क्षेत्र में या स्पेस के क्षेत्र में विकास है उसका पूरा क्रेडिट जो है वो साइंटिस्ट को जाता है, और वो जो उस क्षेत्र से जुड़े हैं उनको जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे साइंटिस्ट के अलावा अगर प्रधानमंत्री का उससे ज्यादा महिमा मंडन किया जा रहा है तो ये भी एक पॉलिटिकल मुद्दा को उठाता है। और दिलचस्प बात यह है कि 17 पन्नों की लिपि में हर जगह इंडिया को भारत करने की बात की गई है। तो यहाँ पे भी बीजेपी की ओर बीजेपी अपने प्रचार प्रसार की इस नई योजना को दर्शाता है। ठीक है, आगे कहा जाता है कि चंद्रयान 3 की सफलता के बारे में छात्रों में जागरूकता पैदा करने के लिए एनसीईआरटी ने स्कूली बच्चों के लिए एक विशेष रीडिंग मॉड्यूल तैयार किया है, और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 17 अक्टूबर को इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ की उपस्थिति में नई दिल्ली में से जारी किया। ठीक है, यही बात यहाँ पे कही जा रही है। आगे कहा जाता है कि सामग्री के परिचय इन द इंट्रोडक्शन ऑफ द मटेरियल, इसमें कहा जाता है कि एनसीईआरटी ने प्रधानमंत्री की टिप्पणियों को विस्तृत रूप से उद्धृत किया है, जहां यह पूछते हैं कि यह उद्धृत किया गया है कि क्या यह वैज्ञानिक की उपलब्धि अभी हुई है, क्या इससे पहले नहीं हुई थी, तो क्या अतीत में लोगों ने इसके बारे में नहीं सोचा था। तो वह बताते हैं कि साहित्य, यहाँ पे इनसे जब ये सवाल पूछी जाती है क्या यह पहली बार वैज्ञानिकों की उपलब्धि है, तो इसमें बताते हैं कि साहित्य हमें बताता है कि इसका पता वैमानिका शास्त्र या वैमानिक विज्ञान, यहाँ पे क्लियर लिखा गया है वैमानिक शास्त्र या साइंस ऑफ एरोनॉटिक्स, ठीक है, इसके माध्यम से लगाया जा सकता है, जो बताता है कि हमारे देश को उन दिनों में उड़ने वाले वाहनों का ज्ञान था। तो यही बातें यहाँ पे कही जाती है। इसके अलावा रीडिंग मॉड्यूल जो है वो पौराणिक कहानी भी बताती है। तो इसी के लिए मुख्यतः विवाद है कि जो मैथोलॉजी है और साइंस दोनों एक साथ कैसे जुड़ सकते हैं। तो यहाँ पे वेद का सहारा लिया गया है कि वेद जो है वो भारतीय ग्रंथों में सबसे पुराना, हाँ ये सही बात है, लेकिन उसमें जो उल्लेख मिलता है कि विभिन्न देवताओं को जानवरों और आमतौर पर घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले पहिए वाले रथों पर ले जाया जाता था, लेकिन ये जो रथ थे ये उड़ते थे। तो यही बात कही जा रही है, इसको प्रयास किया जा रहा है साइंस से मिलाने का। तो शिक्षाविदों और छात्र संगठनों ने इस रीडिंग मॉड्यूल की आलोचना की है और राय दी है कि स्कूली बच्चों में वैज्ञानिक स्वभाव पैदा करने के बजाय केंद्र सरकार जो है वो एनसीईआरटी के माध्यम से पौराणिक कथाओं और विज्ञान को मिलाकर अपनी भगवा विचारधारा थोपने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, यहाँ क्लियर कहा गया है कि यूनियन गवर्नमेंट वाज ट्राइंग टू इम्पोज देयर सैफ्रॉन, मतलब कि भगवाकरण आइडियोलॉजी बिल्डिंग मैथोलॉजी एंड साइंस थ्रू एनसीईआरटी। तो यही बातें यहाँ पे कहा जाता है। बहुत से विपक्षी पार्टी इसके लिए नाराज है। आगे कहा जाता है कि विकासात्मक शिक्षाविद निरंजन राध बीपी ने पूछा, यहाँ पे क्लियर है कि डेवलपमेंटल एजुकेशनलिस्ट आस्क्ड इन द मॉड्यूल प्राइम मिनिस्टर रेफर्स टू वेदास एंड विमान शास्त्र। ठीक है, विमान शास्त्र का उल्लेख का यहाँ पे पूछा गया, यदि प्राचीन युग में भारतीय वेदों और पौराणिक कथाओं का वास्तव में वैज्ञानिक आधार और तकनीक थी तो हम उस विमान शास्त्र का संदर्भ क्यों नहीं लेते और उस प्राचीन विज्ञान का और उस प्राचीन ज्ञान का उपयोग करके एक अंतरिक्ष यान का निर्माण क्यों नहीं करते। ठीक है, तो यही बात कहा जाता है डेवलपमेंटल एजुकेशनिस्ट के द्वारा कि अगर आपको इतना ही मैथोलॉजी पे भरोसा है, ठीक है, वेदों ज्ञान पे भरोसा है खास के साइंस के विकास के लिए, तो आप उसी का उपयोग करके एक एक्सपेरिमेंट क्यों नहीं करते हैं। आगे कहा जाता है राइटर के द्वारा कि AIDSO, ठीक है, जाता है कि जो कर्नाटक राज्य सचिव अजय कामत ने कहा कि इस प्रकार के अवैज्ञानिक तर्क हमारे देश के चल रहे वैज्ञानिक अध्ययनों के लिए अभिशाप है। उन्होंने कहा दिस टाइप ऑफ अनसाइंटिफिक आर्ग्यूमेंट्स आर द bane of the scientific studies that are going in our countries. It destroy the scientific spirit and लॉजिकल थिंकिंग ऑफ स्टूडेंट। समझे, यहाँ पे कहा जाता है कि यह छात्रों की वैज्ञानिक भावना और तार्किक सोच को नष्ट कर सकता है इस तरह के मैथोलॉजी को साइंस के साथ ऐड करने से। तो शिक्षाविदों का कहना है कि वैज्ञानिक सोच पैदा करने के बजाय केंद्र सरकार जो है वो अपने राजनीतिक हितों को पूरा करने के लिए ये एनसीईआरटी का एक रीडिंग मॉड्यूल जारी की है। ठीक है, यही बातें यहाँ पे कही जा रही है। अब देख लेते हैं अगला आर्टिकल, जो वर्तमान समय में इंडिया और कनाडा के बीच में संबंधों का तनाव है, इसके क्या क्या मुख्य कारण है।
तो इसको ध्यान से पढ़ लेते हैं। और ये जो मैं यहाँ पे आंसर लिखा हूँ ये पूर्णतः मेंस ऑब्जेक्टिव है, मतलब कि मेंस का पूरा फॉर्मेट बनाकर मैं ये लिखा हूँ आर्टिकल के संबंध में, ठीक है। तो इसलिए बीपीएससी का भी मेंस आ रहा है, तो आप प्रयास करें कि इसको अपने आंसर में लिखने का, ठीक है, क्योंकि ये इंटरनेशनल रिलेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसको शुरू करते हैं। तो हाल ही में कनाडा सरकार ने कनाडा की भूमि पर एक प्रमुख सिख नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत की भूमिका होने का आरोप लगाया था कनाडा सरकार द्वारा, ठीक है। एक वरिष्ठ भारतीय राजनयिक को देश से निष्कासित कर दिया था कनाडा ने। तो उसी के जवाबी प्रक्रिया में भारत ने एक बयान जारी कर मामले में किसी भी संलग्नता से इनकार कर दिया और इसने भी एक वरिष्ठ कनाडाई राजनयिक को निष्कासित कर दिया। इन नवीन घटनाक्रमों के परिदृश्य में भारत कनाडा संबंधों के महत्व और द्विपक्षीय संबंधों को प्रबल एवं चिर अस्थायी बनाने के लिए विभिन्न कठिनाइयों पर मिलकर काम करने की आवश्यकता के संबंध में विचार करना प्रासंगिक होगा, ठीक है। तो इसी को आगे पढ़ा जाता है कि भारत कनाडा का जो संबंध है उसके महत्वपूर्ण स्तंभ क्या क्या है। तो पहले राजनीतिक संबंध देख लेते हैं। भारत ने कनाडा के साथ अपनी स्वतंत्रता के तुरंत बाद वर्ष 1947 में राजनीतिक संबंध स्थापित किए थे। तो याद रखिएगा, भारत और कनाडा के बीच लोकतंत्र, मानवाधिकार, विधि का शासन, बहुलता जैसे साझा सिद्धांतों पर आधारित दीर्घकालिक द्विपक्षीय संबंध रहा है। आर्थिक सहयोग क्या क्या है और भारत और कनाडा के बीच में, तो हाल के समय में भारत और कनाडा के बीच द्विपक्षीय व्यापार प्रति वर्ष $6 बिलियन का था और कनाडा में भारतीय निवेश का मूल्य $4 बिलियन से भी अधिक है। तो ये द्विपक्षीय व्यापार बहुत ही बेहतर स्थिति में था कनाडा और भारत का। इन्वेस्ट इंडिया के अनुसार अप्रैल 2000 से मार्च 2023 तक लगभग $3,306 मिलियन के कुल निवेश के साथ कनाडा भारत में 18वां, याद रखिएगा ये पॉइंट, 18वां सबसे बड़ा विदेशी निवेशक है। भारत में जो कनाडाई कंपनियां हैं वो 600 से अधिक है और 1000 से अधिक कनाडाई कंपनियां जो है वो भारतीय बाजार में सक्रिय भूमिका भी निभाती है, जैसे शेयर मार्केट में। तो दोनों देश का एक व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता है, मतलब कि कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट के लिए तकनीकी वार्ता में संलग्न है, जिसमें वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार, निवेश एवं व्यापार सुविधाओं जैसे बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे भी शामिल किए गए हैं। तो ये याद रखिएगा, राजनीतिक संबंध, आर्थिक संबंध, ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे प्रयास कीजिएगा नोट डाउन करने का, ठीक है। अगला कहा जाता है प्रवासी संबंध। बहुत बड़ी संख्या में भारत के प्रवासी जो है वो छात्र के रूप में या फिर बिजनेस करने जाते हैं, पंजाबी लोग जाते हैं, जैसे कनाडा हो गया, उसके बाद उसी कारण कनाडा और भटिंडे आ गया, ठीक है। तो आगे कहा जाता है कि कनाडा विश्व में सबसे बड़ी भारतीय प्रवासी आबादी में से एक की मेजबानी करता है। ऐसे सबसे ज्यादा तो गल्फ कंट्री में है, ठीक है, जो प्रवासी है, लेकिन यहाँ भी बहुत बड़ी संख्या में है, जहाँ भारतीय मूल के 16 लाख लोग रहते हैं। अभी मैं एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था कि लगभग 5% जो आबादी है कनाडा का वो भारतीय है। तो वहाँ के जो पॉलिटिक्स में भी इनकी बहुत ही एक्टिव रोल है और वहाँ के जो छात्र पढ़ने जाते हैं, स्टूडेंट, इंडियन स्टूडेंट जो जाते हैं वहाँ पढ़ने के लिए, वो भी बहुत बड़ी संख्या में। तो वही बात यहाँ पे कहा जाता है कि वे कनाडाई कुल संख्या में 3% से अधिक की साझेदारी रखते हैं और इसमें 7 लाख जो एनआरआईज भी हैं कनाडा में। आगे कहा जाता है कि शिक्षा और नवाचार के क्षेत्र में भारत और कनाडा के क्या क्या संबंध है। तो कनाडा में अध्ययनरत भारतीय छात्र जो हैं वो कनाडा में अंतर्राष्ट्रीय छात्रों की कुल आबादी का लगभग 40% जो छात्र हैं वो भारतीय छात्र हैं। उसके बाद कनाडा का बौद्धिक संपदा कार्यालय, मतलब कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफिस, और भारत का औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग DIPP और बौद्धिक संपदा अधिकार, मतलब कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के क्षेत्र में सहयोग को सशक्त करने का भी सहमत हुआ था। उसके बाद रणनीतिक महत्व क्या क्या है दोनों के बीच, तो क्षेत्र में भारत के बढ़ते आर्थिक एवं जनसांख्यिकी महत्व को देखते हुए कनाडा की जो अर्थव्यवस्था में विविधता लाने के लिए कनाडा की हिंद प्रशांत रणनीति में भारत एक महत्वपूर्ण भागीदारी के रूप में उपस्थिति रखता है। उसके बाद आगे कहा जाता है विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, तो IC इम्पैक्ट्स कार्यक्रम के तहत जैव विविधता, जैव प्रौद्योगिकी विभाग, स्वास्थ्य देखभाल, उसके बाद एग्री बायोटेक, उसके बाद अपशिष्ट प्रबंधन, मतलब कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में संयुक्त अनुसंधान परियोजनाओं को क्रियान्वित कर रहा है। IC इम्पैक्ट का जो फुल फॉर्म होता है वो इंडिया कनाडा सेंटर फॉर इनोवेटिव मल्टी डिसिप्लिनरी पार्टनरशिप टू एक्सेलरेट कम्युनिटी ट्रांसफॉर्मेशन। ये कभी बीपीएससी जैसे एग्जाम में इसके फुल फॉर्म भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है, इसलिए इसे एक बार ध्यान रखिएगा। कम्युनिटी
ट्रांसफॉर्मेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। तो दोनों देशों के बीच प्रथम और एकमात्र अनुसंधान उत्कृष्टता केंद्र कनाडा इंडिया रिसर्च सेंटर फॉर एक्सीलेंस। आगे कहा जाता है कि भारत के पृथ्वी विज्ञान विभाग और पोलर कनाडा ने शीत जलवायु अध्ययन पर ज्ञान के आदान प्रदान और वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया है। ठीक है, आगे कहा जाता है अंतरिक्ष के क्षेत्र में दोनों देशों का क्या उपलब्धि है। तो इसरो और कनाडाई अंतरिक्ष एजेंसी ने बाह्य अंतरिक्ष के अन्वेषण और उपयोगिता पर समझौता ज्ञापन एमओयू पर हस्ताक्षर किया है। ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। इसरो की वाणिज्यिक शाखा जो है एंट्रिक्स ने कनाडा के लिए कई नैनो उपग्रह लॉन्च किए। तो बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसलिए मैं प्रयास किया हूं कि एक जगह सारे पॉइंट्स को दे देता हूं जिससे कि ये टॉपिक मेंस के लिए तैयार हो सके। तो इसरो द्वारा वर्ष 2018 में भारतीय अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च किए गए इसके 100वें सैटेलाइट पीएसएलवी में कनाडा का पहला एलईओ लो अर्थ ऑर्बिट उपग्रह भी शामिल था। ठीक है, तो ये थे कुछ कनाडा और भारत के संबंधों के महत्वपूर्ण स्तंभ। ठीक है, अब देख लेते हैं कि भारत कनाडा संबंधों में विद्यमान चुनौतियां क्या क्या है। सांस्कृतिक संवेदनशीलताएं। ठीक है, तो देखा जाता है इसमें कि भारत सरकार ने कनाडा के भीतर कुछ सीमांत समूहों की उपस्थिति एवं गतिविधियों पर लगातार चिंताएं प्रकट की है। जो भारत में एक स्वतंत्र सिख राज्य खालिस्तान के विचार के प्रति सहानुभूति रखता है। तो ये बात बहुत बड़ी चुनौती की बात है कि खालिस्तान के लिए कनाडा का सपोर्ट रहता है, जिसका हमेशा भारत विरोध करता है। हाल ही में कनाडा ने एक ऐसे परेड की अनुमति दी जिसमें वर्ष 1984 में भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की उनके अंगरक्षकों द्वारा नृशंस हत्या को प्रदर्शित करता है। तो इस निरूपण को सिख अलगाववादियों द्वारा हिंसा के महामंडल के रूप में देखा जाता है। तो ये सब विरोध किया जाता है भारत के द्वारा। ये सब गलत साक्ष्य को प्रस्तुत करता है किसी भी देश का। ठीक है, आप किसी भी देश के धरोहर को इस तरह से मजाक नहीं उड़ा सकते। भारत की बहुत अच्छी प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, और इस तरह से इसे गलत तरीके से नहीं दिखाया जाना चाहिए। उसके बाद विल्सन सेंटर थिंक टैंक के साउथ एशिया इंस्टीट्यूट के निदेशक माइकल कुगेलमैन का मानना है कि कनाडा में बढ़ती सिख गतिविधियों, ओटावा पर नई दिल्ली के बढ़ते दबाव और भारतीय चिंताओं को दूर करने के लिए ओटावा की अनिच्छा के संयोजन ने वर्तमान समय में द्विपक्षीय संबंधों को एक गहरे संकट की ओर धकेल दिया है। ठीक है, तो ये कुछ चुनौतियां हैं। वीजा के मामले में वीजा और अप्रवासन नीतियों के बीच में यहाँ पे बताया जा रहा है कि हाल के वर्षों में ऐसी खबरें आई थी कि भारतीय छात्रों को कनाडा में अध्ययन करने के लिए वीजा प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जिससे कि भारत में असंतोष पैदा हुआ और चिंताएं बढ़ी। आगे कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भारत और कनाडा का भिन्न भिन्न रुख। हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन के दौरान कनाडा और भारत के बीच कोई द्विपक्षीय वार्ता नहीं हुई। यह संलग्न औपचारिक मुलाकात तक ही सीमित था। उसके बाद कश्मीर की राजनीतिक स्थिति जैसे मुद्दे पर भिन्न दृष्टिकोण के कारण भी दोनों देशों के राजनीतिक संबंधों में तनाव उत्पन्न हुआ। उसके बाद कृषि व्यापार पर भी विवाद है। भारतीय डेयरी और पोल्ट्री उत्पादन, दालों एवं कैनाल तेल जैसे विभिन्न उत्पादों के कनाडाई निर्यात पर व्यापार संबंधी चिंताएं भी रखी गई है। आगे कहा जाता है वे फॉरवर्ड, आगे का रास्ता क्या क्या है, क्या क्या नए नए तरीके अपनाने की आवश्यकता है जिससे भारत और कनाडा के बीच में संबंध और बेहतर हो सके। तो खालिस्तान के मुद्दे को हल करना, सिख समुदाय के सदस्यों, भारत सरकार के प्रतिनिधियों और कनाडाई सरकारों सहित सभी हितधारकों के बीच खुले एवं समावेशी संवादों को प्रोत्साहित किया जाए। उसके बाद दोनों देश को किसी भी राजनीतिक अतिवाद से निपटने के लिए कानूनी कदम उठाने के लिए जरूरी कदम उठाने चाहिए। उसके बाद आर्थिक विविधीकरण, उभरती प्रौद्योगिकियों, नवीकरणीय ऊर्जा, स्वास्थ्य देखभाल जैसे क्षेत्रों को शामिल करने के लिए पारंपरिक क्षेत्रों से परे व्यापार का विस्तार, सहयोग एवं आर्थिक विकास के लिए नए अवसर के द्वारा खोला जा सकता है। उसके बाद सांस्कृतिक विनियमन, सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम, कला प्रदर्शनियां और फिल्म समारोह को प्रोत्साहन देने से एक दूसरे की संस्कृतियों एवं परंपराओं की गहरी समझ को बढ़ावा मिल सकता है। ठीक है, आगे कहा जाता है पर्यावरण क्षेत्र में कैसे सहयोग बढ़ेगा। तो जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए साझा प्रतिबद्धता को देखते हुए भारत और कनाडा हरित प्रौद्योगिकी मतलब कि ग्रीन टेक्नोलॉजी, उसके बाद सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और नवीकरणीय ऊर्जा, रिन्यूएबल एनर्जी पहलों के क्षेत्र में मिलकर कार्य कर सकते हैं। उसके बाद
राजनीतिक संलग्नता, नियमित रूप से उच्च स्तरीय राजनयिक संवाद और आदान प्रदान, वैश्विक मुद्दों पर दोनों देशों के रुख को संरेखित करने तक आपसी समझ को बढ़ावा देने में भी मदद मिल सकती है, जिससे कि राजनयिक संलग्नता बढ़ेगी। उसके बाद सुरक्षा सहयोग, आतंकवाद विरोधी मुद्दे, विशेष रूप से आतंकवाद रोधी संयुक्त कार्य समूह की रूपरेखा के माध्यम से प्रबल सहयोग स्थापित किए जाने चाहिए। तो इसी पे कंक्लूजन में कहा जाता है कि भारत और कनाडा दोनों को राजनयिक रूप से विवादास्पद मुद्दों से आगे बढ़ते हुए सहयोग और सहकारिता के क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करना चाहिए। इस गतिशील साझेदारी के लिए भविष्य में बड़ी संभावनाएं मौजूद हैं और दोनों देशों को इसके द्वारा प्रस्तुत अवसरों का लाभ उठाने से चूकना नहीं चाहिए। ठीक है, तो यही बातें थी। अब देख लेते हैं अगला आर्टिकल। इसमें कहा जाता है कि 31 वर्षों में जो एक्सट्रीम इवेंट्स हैं, चरम घटनाओं से जो नुकसान हुआ है 3.8 ट्रिलियन डॉलर हुआ है। जो जितने तरह के नेचुरल डिजास्टर्स आते हैं उसी की बात की जा रही है कि 1970 से अगर आंकड़ा निकाला गया है 31 वर्षों का, तो इसमें लगभग 3.8 ट्रिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है। तो इसी को हम लोग विस्तार से देख लेते हैं। ठीक है, तो आपदा की घटनाओं की संख्या जो 1970 के दशक में प्रति वर्ष 100 से बढ़कर पिछले 20 वर्षों में 400 हो गई है। ठीक है, आपदा की घटनाएं न केवल लगातार और गंभीर होती जा रही है, निरंतरता बढ़ गई है जो प्राकृतिक घटनाएं हैं, बल्कि उसका प्रभाव भी बहुत भयावह हो गया है और भी बदतर होने की आशंका है, और भी बस्ट होने की आशंका है। तो वर्ष 2023 के रिकॉर्ड पर सबसे गर्म दशक का अंत लेकर आया, जो अभूतपूर्व चरम मौसम की घटनाओं और बड़े पैमाने पर आपदाओं से चिन्हित था। ये आपदाएं चल रहे संघर्षों और कोविड-19 महामारी के कारण और भी बदतर हो गया। आगे कहा जाता है, इसमें चार्ट में 5-6 चार्ट दिए गए हैं और इसको अच्छे तरीके से दर्शाया गया है। तो चार्ट 1 में मेनली कहा जाता है कि खाद्य और कृषि संगठन, कृषि और खाद्य सुरक्षा पर आपदा का प्रभाव। ठीक है, FAO द्वारा कहा जाता है कृषि और खाद्य सुरक्षा पर आपदा का क्या प्रभाव है। इसके शीर्षक वाली एक रिपोर्ट में कहा गया कि पिछले 50 वर्षों में अत्यधिक आपदा घटनाओं की आवृत्ति में काफी वृद्धि, फ्रीक्वेंसी में बहुत ज्यादा वृद्धि हुई है। ठीक है, तो 1970 के दशक में प्रति वर्ष लगभग 100 आपदाएं आती थी। यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ जो आपदाएं थी वो लगभग 100 आती थी, लेकिन यहाँ पे 400 को पार करती जा रही। तो बहुत ज्यादा बस्ट होता जा रहा है कंडीशंस। आगे कहा जाता है चार्ट 2 में कृषि गतिविधियां और आजीविका पर्यावरणीय परिस्थितियों, प्राकृतिक संसाधनों और पारिस्थितिकी तंत्र पर बहुत अधिक निर्भर है। विश्व स्तर पर कृषि क्षेत्र को बाढ़, पानी की कमी, सूखा और पर्यावरणीय गिरावट जैसे खतरों का सामना कर रहा है विश्व के सभी जगहों पे। ठीक है, इसी तरह की समस्याएं निरंतर आ रही कृषि में। तो उदाहरण के लिए पाकिस्तान में 2022 में असाधारण मानसूनी बारिश के कारण कृषि क्षेत्र को लगभग 4 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ और अमेरिका में नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन ने 2022 में फसल और रंग भूमि के नुकसान में 21.4 बिलियन डॉलर से अधिक का अनुमान लगाया। खास के 2022 में ये बताया जा रहा है कि पाकिस्तान जैसे छोटे कंट्री में 4 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ, खास के असमान मानसूनी वर्षा और असमान प्राकृतिक घटनाओं के कारण, और अमेरिका में 21.4 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ। वहीं 2007 से 2022 तक 60 देशों में से किए गए 88 आपदा पश्चात आवश्यकताओं के आकलन सर्वेक्षण के डेटा से संकेत मिलता है कि सभी क्षेत्रों में आपदाओं के कुल प्रभाव में कृषि हानियां औसतन 23% थी। और हालांकि उपलब्ध डेटा सीमित है और मुख्य रूप से कम आय वाले देशों और प्रमुख चरम घटनाओं पर केंद्रित है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा नुकसान जो होता है किसी भी तरह के गरीब देश, लीस्ट डेवलपिंग कंट्री को होता है। तो सभी क्षेत्रों में आर्थिक नुकसान का व्यापक वैश्विक अनुमान उपलब्ध नहीं होता है। तो जितना उपलब्ध हुआ है उसी डाटा में ये कहा जा रहा है। तो PDNA ने खुलासा किया है कि सूखे के कारण लगभग 65% से अधिक नुकसान ने कृषि क्षेत्र को प्रभावित किया है, जबकि बाढ़, तूफान, चक्रवात और ज्वालामुखीय गतिविधियों में से प्रत्येक का नुकसान लगभग 20% हुआ है, जो ऐसा इसमें कहा जाता है। ठीक है, निरंतर ये समस्याएं उत्पन्न हो रही है क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग के कारण। आगे कहा जाता है हालांकि हानि और क्षति पर डेटा व्यवस्थित रूप से एकत्र या रिपोर्ट नहीं किया जाता। इस अंतर को संबोधित करने के लिए रिपोर्ट ने फसल और पशुधन
उत्पादन पर विशेष ध्यान देने के साथ कृषि पर आपदाओं के प्रभाव, ये याद रखिएगा, कृषि पर आपदाओं के प्रभाव मापने के लिए EMDAT और FAOSTAT उत्पादन डेटा जैसे माध्यमिक डेटा स्रोत का उपयोग किया गया है। और निष्कर्षों से संकेत मिलता है कि इन उप क्षेत्रों में अनुमानित घाटा जो है वो पिछले 3 दशकों में धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। तो पिछले 31 वर्षों में चरम घटनाओं से कुल जो हानि हुई है वो लगभग 3.8 ट्रिलियन डॉलर थी। और यही हमारा आज का इंट्रोडक्शन था इस आर्टिकल का, जो प्रति वर्ष औसतन लगभग 123 बिलियन डॉलर है। आगे कहा जाता है कि प्रमुख फसल और पशुधन उत्पादन समूहों में घाटे में वृद्धि की प्रवृत्ति यहाँ पे देखी जा सकती है कि जो हमारा क्लाइमेट चेंज निरंतर बढ़ता जा रहा है, ग्लोबल वार्मिंग निरंतर बढ़ता जा रहा है, प्राकृतिक घटनाएं आती जा रही है, तूफान, सुनामी जैसे अनेक प्राकृतिक घटनाएं होती जा रही है, जिससे कि क्या होता है कि फसलों का उत्पादन में कमी आई है और पशुधन में भी निरंतर कमी आ रही है। तो उत्पादन समूह में घाटे में वृद्धि की प्रवृत्ति देखी जा सकती है। यहाँ पे पिछले 3 दशक में अनाज में सालाना औसतन 69 मिलियन टन का नुकसान देखा गया है। ये कुछ पॉइंट्स को ध्यान रखिएगा। उसके बाद चीनी फसलों के साथ साथ फलों और सब्जियों में हर साल औसतन 40 मिलियन टन का भी नुकसान हुआ। मांस, डेयरी, तो सभी क्षेत्रों में इस आकस्मिक घटनाओं से जो प्राकृतिक घटनाएं आ रही है, इससे सभी क्षेत्रों में नुकसान हो रहा है। मांस, डेयरी उत्पादों और अंडों में प्रति वर्ष 16 मिलियन टन का अनुमानित नुकसान हुआ है। आगे कहा जाता है 1991 से 2021 तक क्षेत्रों में कुल नुकसान का वितरण प्रत्येक क्षेत्र के भौगोलिक आकार को भी दर्शाता है। तो एशिया को आर्थिक नुकसान का सबसे बड़ा हिस्सा 45% हुआ है, ठीक है, झेलना पड़ा है, जबकि अफ्रीका, यूरोप और अमेरिका ने समान परिमाण का प्रदर्शन किया है। और ओशिनिया में सबसे कम कुल नुकसान हुआ है। यहाँ पे चार्ट में देख सकते हैं कि 45% जो नुकसान है वो एशिया में हुआ है, उसके बाद 22% जो होता है वो अमेरिका में हुआ है, 17% यूरोप में, 15% अफ्रीका में, और यहाँ देख सकते हैं बहुत कम नुकसान हुआ है ओशिनिया में, ठीक है, मतलब ओशनिक क्षेत्र में, ठीक है। आगे कहा जाता है कि पूर्ण रूप से उच्च आय वाले देश निम्न मध्यम आय वाले देशों और उच्च मध्यम आय वाले देशों ने उच्च नुकसान की सूचना दी, जबकि निम्न आय वाले देशों और छोटे द्वीपीय विकासशील देशों ने निम्न स्तर पर अनुभव किया। हालांकि जब कृषि मूल्य वर्धित के सापेक्ष घाटे पर विचार किया जाता है तो कम आय वाले देशों को औसतन उच्च मध्यम आय वाले देशों की तुलना में दोगुने से भी अधिक नुकसान होता है। सबसे ज्यादा मार झेलना पड़ता है जो लीस्ट डेवलपिंग कंट्री हैं, जो गरीब देश हैं, ठीक है। तो यही बातें यहाँ पे चार्ट के साथ दर्शाया गया है। क्या होता है, ये डेटा को अगर आप प्रदर्शित करते हैं अपने आंसर्स में तो आपका आंसर्स बहुत ही बेहतर होता है और उसमें ज्यादा मार्क्स मिलते हैं। आप इसको आप टेस्ट सीरीज में भी ट्राई कर सकते हैं। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो आज के द हिंदू के न्यूज़पेपर में से थे। कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं। मेरे वीडियो को ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब